क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर हमारा चंद्रमा हमारे पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर चला जाए, या फिर क्या हो अगर तमाम ग्रह जिनके पास इस तरह के सैटेलाइट हैं, जिनके पास अपना चांद है, अगर वो सभी चांद अपने ग्रहों के प्रभाव से मुक्त हो जाए, बाहर निकल जाए। तो इस वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूं कि आखिरकार वो हालात कैसे होंगे जब इस तरीके से चंद्रमा अपने अपने ग्रहों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, और अगर ये मुक्त हो गए तो फिर कहां जाएंगे, इनका क्या होगा। यही तमाम चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, जो तमाम सवाल मैंने अभी उठाए हैं, उन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश की वैज्ञानिकों ने, और यह समझा कि क्या ऐसे हालात बन सकते हैं जब तमाम ग्रहों के चांद उनके प्रभाव से मुक्त होने लगेंगे। यहां पर बात केवल अपने सौर मंडल में मौजूद ग्रहों की नहीं हो रही है, बल्कि बात हो रही है हमारे सौर मंडल से बाहर भी जो तमाम प्लैनेटरी सिस्टम हैं, क्या वहां पर भी ऐसा कुछ हो सकता है कि उनका चांद अपने ग्रह के प्रभाव से मुक्त हो जाए। और सबसे दिलचस्प बात कि इस तरह की घटना हमारे सौर मंडल में ही हो चुकी है। तो आखिरकार वो कौन सी घटना थी जब कोई चांद अपने ग्रह के प्रभाव से मुक्त हो गया, और मैं उस ग्रह के बारे में भी बताऊंगा जो ग्रह था जिसका चंद्रमा मुक्त हुआ है। तो ये तमाम जानकारी मैं आपको वीडियो में देने जा रहा हूं। बहुत दिलचस्प ये वीडियो होने जा रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महाना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, मैं जिस हालात की बात कर रहा हूं, जिस ऐसे स्थिति की बात कर रहा हूं जब कोई चंद्रमा अपने ग्रह के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा, उसी हालात को वैज्ञानिकों ने एक कंप्यूटर सिमुलेशन के मदद से समझने की कोशिश की, और उससे जो आंकड़े निकलकर सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। क्योंकि वैज्ञानिक अभी तक ये कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि क्या कोई चंद्रमा अपने ग्रह के प्रभाव से मुक्त हो सकता है, और अगर होगा तो क्या होगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब ऐसे हालात बनेंगे तो वो हालात क्या होंगे, और साथ ही इस हालात के बाद होने वाले बदलाव क्या होंगे। वैज्ञानिकों ने अभी तक बहुत ही मुश्किल ही सही, लेकिन ऐसे ग्रह जरूर देखे हैं जो किसी तारे के आसपास तक नहीं हैं, या जो किसी तारे के प्रभाव में नहीं हैं। ऐसे ग्रहों को लावारिस, निष्कासित या दुष्ट ग्रह कह सकते हैं, यानी कि रॉक प्लेनेट। लेकिन क्या किसी ग्रह का चंद्रमा भी अपने ग्रह के प्रभाव से मुक्त हो सकता है? तो क्या ऐसे चंद्रमा ग्रह बन जाएंगे, या फिर उन्हें किसी दूसरी श्रेणी में रखा जाएगा? तो आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिकों ने यह समझा कि क्या ऐसे हालात बन सकते हैं कि जब कोई चंद्रमा अपने ग्रह का चक्कर लगाना बंद कर दे, यानी उसके प्रभाव से बाहर हो जाए। तो वैज्ञानिकों ने पाया कि ऐसा हो सकता है, कुछ विषम परिस्थितियों में इस तरह के हालात बन सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चंद्रमा अपने ग्रह के प्रभाव से मुक्त होने के बाद पूरी तरीके से आजाद हो जाएगा, वो जहां चाहे वहां जा सकता है। बल्कि वो अपने ग्रह के प्रभाव से तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन जो उस ग्रह का तारा है, यानी कि अपने सौर मंडल के हिसाब से देखें तो चंद्रमा हो सकता है कि पृथ्वी के प्रभाव से मुक्त हो जाए, लेकिन सूरज के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है सूरज का, उसके बाहर जाना बहुत ही कठिन काम होगा। तो हो सकता है कि चंद्रमा अपने ग्रह के, यानी कि अपने पृथ्वी के चक्कर लगाना बंद कर दे, लेकिन वो सूर्य के प्रभाव में सीधा सीधा आ सकता है, और वो हो सकता है कि सूर्य का चक्कर लगाना शुरू कर दे।
और वैज्ञानिकों ने भी यही माना है कि इस तरह के पिंडों के बारे में विचार किया जा सकता है और उस पर कई शोध किए हैं और उन्होंने पाया कि यह कोई असंभव बात नहीं है कि सौर मंडल के बाहर किसी ग्रहीय तंत्र में बड़े ग्रहों के चंद्रमा अपने कक्षा से बाहर निकल जाएं और आजाद तरीके से अपने तारे का चक्कर लगाने लगे। इसके लिए उन्होंने इस तरह के तमाम पिंडों का अलग से नाम भी सुझाया है और वैज्ञानिकों ने इस तरह के बिल्कुल आजाद तरीके से विचरण कर रहे पिंड को बहुत ही छोटे प्लैनेट की श्रेणी में रखा है और इनका आकार इन्हें ग्रह की श्रेणी में नहीं आने देगा, लेकिन इनकी आकृति जो कि किसी ग्रह की तरह ही गोलाकार सी होगी उन्हें किसी एस्टेरॉयड की श्रेणी में भी नहीं आने देगा। ऐसे में इस तरह के पिंड को वैज्ञानिकों ने प्लूनेट नाम सुझाया है। अब ये प्लूनेट नाम क्यों सुझाया है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और आपको बता दूं कि ये एक तरह के बहुत छोटे ग्रह की तरह से काम करना शुरू कर देंगे। यानी प्लूनेट की श्रेणी में जितने भी सैटेलाइट आएंगे, जितनी भी चंद्रमा आएंगी, वो एक छोटे ग्रह की तरह काम करना शुरू करेंगे। और वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए ये जानने की कोशिश की कि अगर कोई चंद्रमा अपने ग्रह के प्रभाव से मुक्त हो जाए तो उसका क्या होगा। वैज्ञानिकों ने इसी तरीके के कंडीशन का अंदाजा हॉट जुपिटर प्लैनेट्स के साथ लगाया है और ये वो प्लैनेट होंगे जो जुपिटर से बहुत बड़े होंगे लेकिन वो अपने तारे के बहुत पास होंगे। अपने रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि जब गैस जियान प्लैनेट अपने तारे की ओर जाते हैं तो दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स उन्हें और ज्यादा एनर्जेटिक बना देंगे और इससे वो अपने ग्रह से दूर होने लगते हैं और फिर अपनी ऑर्बिट से अलग हो जाते हैं। इसके बाद वे तारे का चक्कर लगाने लगते हैं, लेकिन इनमें से कुछ चंद्रमा ग्रह से अलग होने के बाद तारे से टकराकर उसमें मिल जाते हैं। और वैज्ञानिकों ने एक दूसरा कंडीशन भी देखा अपने कंप्यूटर सिमुलेशन में, वो ये था कि इस तरह के चंद्रमा अलग होकर तारे का चक्कर लगाने तो लगते हैं, लेकिन वो चक्कर लगाने के दौरान अपने आसपास का और ज्यादा पदार्थ समेटने लगते हैं और कभी कभी ग्रह की तरह भी बर्ताव करने लगते हैं। यानी आकार में भी वो ग्रह के जैसे होने लगते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा हर उस प्लैनेटरी सिस्टम में हो सकता है जहां विशाल प्लैनेट की कक्षा बहुत छोटी हो। यानी कि प्लूनेट आम तरह के पिंड हो सकते हैं। हाँ, इन्हें बनने की प्रक्रिया बहुत कम समय के लिए होती है, इसलिए इनकी पहचान करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारे टेलीस्कोप इतने भी शक्तिशाली नहीं हुए हैं कि सुदूर पृथ्वी के आकार के ग्रह भी आसानी से पहचान सके। एक बार वे इन्हें पहचानने की क्षमता हासिल कर लेंगे तो हम ऐसे बहुत सारे प्लूनेट्स को देख पाएंगे। आपने ये तो समझ लिया, आपने ये तो जान लिया कि वैज्ञानिकों ने ऐसे तमाम चंद्रमा से कन्वर्ट होकर के छोटे ग्रह के रूप में आने वाले तमाम पिंडों को जो नाम दिया है वो प्लूनेट्स नाम दिया है। तो आखिरकार ये नाम उनकी दिमाग में आया कहां से? उन्होंने कैसे सोचा कि इस तरह के तमाम ग्रहों का नाम प्लूनेट्स होना चाहिए? तो इसके पीछे एक लंबा इतिहास है और इसके पीछे वो रहस्य है जो ये बताएगा कि हमारे सौर मंडल में इससे पहले इस तरह की घटना हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये नाम जो है वो नाम आया है प्लूटो से। प्लूटो की तरह के ही जो ग्रह होंगे उनका नाम उन्होंने प्लूनेट्स रखा है। और आपको बता दें कि बहुत पहले, अरबों साल पहले हालात ऐसे बने थे जब एक लगभग पृथ्वी के आकार का ग्रह अपने पथ से भटकते हुए नेपच्यून के बगल से गुजरा था। और उस वक्त ये जिसे हम प्लूटो कहते हैं, जो ड्वार्फ प्लेनेट है, जिसको हमने पहले 9वें ग्रह का दर्जा दिया था लेकिन बाद में वो केवल ड्वार्फ प्लेनेट बनकर रह गया, तो ये प्लूटो उस वक्त नेपच्यून का चंद्रमा हुआ करता था।
लेकिन जब पृथ्वी के आकार का एक ग्रह नेपच्यून के बगल से गुजरा तो उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में आकर के ये प्लूटो अपने ग्रह यानी नेपच्यून के प्रभाव से मुक्त हुआ और फिर वो आजाद होकर के भटकने लगा। लेकिन जैसा कि पहले एक सिचुएशन जो मैंने आपको बताया कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि भले ही वो चंद्रमा अपने ग्रह के प्रभाव से मुक्त हो जाए, लेकिन उस ग्रह के तारे के प्रभाव से वो मुक्त नहीं हो पाएगा। और ऐसा ही हुआ प्लूटो के साथ। वो नेपच्यून के प्रभाव से मुक्त तो हो गया, लेकिन अपने सन के प्रभाव से यानी अपने सूरज के प्रभाव से वो मुक्त नहीं हुआ और वो क्यूपर बेल्ट में एक आकाशीय पिंड बनकर रह गया और अब वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। भले ही उसको परिक्रमा करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन अब वो एक छोटे से ग्रह के आकार में आ चुका है। लेकिन हाल में जो वैज्ञानिकों ने मापदंड दिया है उसके हिसाब से उसे ग्रह तो नहीं माना जाता है, लेकिन वो एक ड्वार्फ प्लेनेट है। तो वैज्ञानिकों को इसी प्लूटो से वो नाम सूझा कि जब कोई चंद्रमा प्लूटो की तरह अपने ग्रह के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा तो उसका नाम क्या रखा जाए। तो वो चूंकि प्लूटो की तरह व्यवहार कर रहा होगा, इसलिए वैज्ञानिकों ने ऐसे ग्रहों को प्लूनेट्स नाम सुझाया और उसे इसी श्रेणी में रखा। तो यही वो घटना थी जिससे प्रभावित होकर के वैज्ञानिकों ने यह समझा कि वाकई कोई चंद्रमा अपने ग्रह के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। हालांकि उसके लिए तमाम कंडीशन जो वैज्ञानिक अभी समझ पा रहे हैं वो सामने उन्होंने रखा है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।